तीसरा सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा वाउचर सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? वाउचर। आप लोगों ने नाम सुना है कभी वाउचर का? मिला भी है। कौन सा वाउचर? देखो वाउचर क्या होता है, वाउचर का बेसिक डेफिनेशन आपको बताते हैं। वाउचर क्या होता है? देखो वाउचर में क्या होता है, जैसे मैं पहले जॉब करती थी, मैं एक शूटिंग कंपनी में थी एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, वहाँ पर कंसल्टेंट, वहाँ पर जॉब किया मैंने। तो वहाँ पर मुझे क्या मिला? वाउचर मिला था कि आपके किसी भी रिलेटिव के लिए या आप अपने लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, शर्टिंग का एक वाउचर है, 5000 रुपीज़ का वाउचर है, और आप 5000 का कोई भी शर्ट वहाँ से ख़रीद सकते हैं। इस पर्टिकुलर शॉप से, जो भी उनके डिपोट्स रहते हैं वहाँ से आप कोई भी शॉप से आप हमारे यहाँ पर 5000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं। आपको बस ये वाउचर दिखाना है, और आप जैसे ही वाउचर दिखाएंगे तो आपसे पेमेंट नहीं लिया जाएगा और आपको वो गुड्स क्या कर दिया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा। समझते हो वाउचर सिस्टम? वाउचर में क्या मेरे उसमें उस वाउचर के अंदर गुड्स लिखा हुआ है क्या? यस, बस क्योंकि उसका काम ही केवल शर्टिंग का था और उसने मुझे शर्टिंग का क्या दिया, वाउचर दिया, तो ऑब्वियस है कि मैं उस वाउचर से केवल क्या खरीद सकती हूँ, शर्ट खरीद सकती हूँ। इसका मतलब उस वाउचर के साथ गुड्स का आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व है ना। उस वाउचर में क्या है, गुड्स का आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व है, यानी उस गुड्स इज आइडेंटिफिएबल विथ गुड्स। जो वाउचर है इज आइडेंटिफिएबल विथ गुड्स, यानी उस वाउचर के अंदर क्या है, गुड्स का नाम लिखा हुआ है, यानी उस वाउचर से मैं केवल एक पर्टिकुलर गुड्स खरीद सकती हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, वाउचर इज आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। क्लियर है? पर अगर कुछ वाउचर ऐसे होते हैं जो आप उनसे कुछ भी खरीद सकते हैं, जैसे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करती हूँ। अगर कोई पर्सन जो डिपार्टमेंटल स्टोर में काम कर रहा है, उसको डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ने एक वाउचर दिया 10,000 का वाउचर, वो डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई भी सामान खरीद सकता है, डिपार्टमेंटल स्टोर का कोई भी सामान खरीद सकता है, चाहे उसके ऊपर जीएसटी का रेट 5% भी हो सकता है, कुछ आइटम पे 12% भी हो सकता है, कुछ आइटम पे 18%, 28% कुछ भी हो सकता है। यानी उसको ये नहीं पता कि एट द टाइम जब वाउचर इशू किया तो वो कुछ भी खरीद सकता है। उसको लिख के तो दिया नहीं कि भैया तुम केवल यही खरीदोगे, ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया। उसको तो बोल दिया कि ये 10,000 रुपये का है, आप मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर से, मेरे जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ कहीं पर भी आप ये वाउचर दिखा देना, 10,000 रुपये तक का आइटम आप ले सकते हो, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब उस वाउचर के अंदर गुड्स आइडेंटिफिएबल नहीं है। उस वाउचर से आप कोई सा भी गुड्स खरीद सकते हो डिपार्टमेंटल स्टोर का। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या एक ही आइटम होता है क्या? डिपार्टमेंटल स्टोर में तो वेरियस आइटम होते हैं, और कुछ आइटम पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%, कुछ भी लग सकता है। तो इस केस में वो वाउचर आपके इस गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल नहीं था। तो जब भी वाउचर इशू किया जाएगा, सबसे पहला अपने माइंड में जो होना चाहिए कि वाउचर के अंदर क्या गुड्स का आइडेंटिफिकेशन भी इन्वॉल्व है, या वाउचर से हम कोई भी गुड्स खरीद सकते हैं। मीन्स वाउचर से केवल पर्टिकुलर गुड्स खरीद सकते हो, इसका मतलब वाउचर इज आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। और अगर वाउचर से कोई भी गुड्स खरीद सकते हो, इसका मतलब वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। क्लियर है? तो देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात आपको टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना है इन द केस ऑफ वाउचर। टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर, वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर। देखो वाउचर के केस में अगर वाउचर एक ऑब्लिगेशन होती है जिसको शो करने पे यहाँ पर सामने वाले को अपने को क्या करना पड़ता है, गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को सप्लाई करना होता है, क्योंकि वो वाउचर जो है वो ऑलरेडी पेड वाउचर होता है, यानी उसके ऊपर जितना अमाउंट लिखा हुआ है वो ऑलरेडी पेड है। अब देखो यहाँ पर किस डेट का, यानी वाउचर जो होता है, वाउचर पे भी तो अमाउंट होती है ना, तो यानी उस अमाउंट के ऊपर भी तो जीएसटी लगेगा, या वाउचर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बिल्कुल, वाउचर अगर अपने को किसने दिया, दुकानदार ने दिया, यानी कोई भी जो गुड्स की सर्विसेज की सप्लाई करता है उसने अगर अपने को वाउचर दिया है, तो वो उस वाउचर पे जितना अमाउंट है ना उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको वाउचर इशू कर दिया, यानी कहने का मतलब आपने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी पे नहीं करना है, ऐसा नहीं। वाउचर पे भी जितना अमाउंट होता है उसके ऊपर भी क्या पे होता है, जीएसटी पे होता है। बस डिफर क्या होता है कि जीएसटी कौन से दिन का एप्लीकेबल होगा, उसमें कौन सी डेट का एप्लीकेबल होगा, वो डिफर करता है। देखो इसमें वाउचर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो वाउचर है ना,
क्या वो गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल है या वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। आपको सबसे पहले क्या देखना है, वाउचर इज आइडेंटिफिएबल विद गुड्स, कि क्या उस वाउचर से हम पर्टिकुलर गुड्स खरीद सकते हैं। क्या अगर पर्टिकुलर गुड्स खरीद सकते हैं इसका मतलब वाउचर इज आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। वाउचर क्या है, गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल है। और अगर हम कोई सा भी गुड्स खरीद सकते हैं इसका मतलब वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल विद गुड्स। वाउचर गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल नहीं है। देखो अगर वाउचर गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल होता है ना तो जिस डेट पर वाउचर इशू होगा, द डेट ऑफ इशूइंग द वाउचर, जिस डेट पर वाउचर इशू होगा उस डेट को ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, यानी उस दिन का ही आपको रेट ऑफ जीएसटी कंसीडर करना है। अगर आप यहाँ पर उस वाउचर से पर्टिकुलर गुड्स खरीद सकते हो तो टॉस टाइम ऑफ सप्लाई किस डेट पर आ जाएगा, द डेट व्हेन द वाउचर इशूड, जिस डेट पर वाउचर क्या हुआ है, इशू हुआ है, वही डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर गुड्स आइडेंटिफिएबल नहीं है, कुछ भी खरीद सकते हो, तो अब अपने को क्या पता कि 5% पे करें उस पर या 12% या 18%। अगर वाउचर इशू करते समय ही जीएसटी पे कर दिया तो कौन सा रेट 5% लें, 12% लें, 18, 28, देखो वो तो डिपेंड करता है ना कि सामने वाले जिसको वाउचर दिया है वो कौन सा यूज़ करेगा। वो 5% वाला आइटम भी खरीद सकता है उस वाउचर से, 12% वाला भी खरीद सकता है, 18% वाला भी खरीद सकता है और 28% वाला भी खरीद सकता है। अगर ऐसा है तो जिस डेट पर वो वाउचर को रिडीम करेगा, जिस डेट पर वो वाउचर को यूज़ करेगा उस डेट का जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा। तो वाउचर अगर गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल नहीं है तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस डेट पर वाउचर क्या हुआ है, डेट ऑफ रिडीम ऑफ वाउचर, जिस डेट पर वाउचर को रिडीम किया गया है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टॉस बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। कंप्लीट है। तो वाउचर के केस में अगर वाउचर गुड्स के साथ आइडेंटिफिएबल है यानी उससे कोई पर्टिकुलर गुड्स खरीद सकते हो, तब तो इस केस में जिस डेट पर आपको वाउचर इशू किया वो डेट आपकी आ जाएगी। और अगर आपके वाउचर से आप कोई सा भी गुड्स खरीद सकते हो, किसी भी रेट ऑफ जीएसटी का गुड्स खरीद सकते हो, तो इस केस में जिस डेट पर आप उस वाउचर को यूज़ करोगे, जिस डेट पर रिडीम करोगे उस डेट का रेट ऑफ जीएसटी यानी उस डेट पे आपका टॉस टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो वाउचर सिस्टम के केस में देखो 3 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के केस में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, और तीसरा वाउचर सिस्टम के केस में अपना टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम 4th कैटेगरी की बात करेंगे। देखो 4th कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। सेकंड कैटेगरी क्या है आपकी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। थर्ड कैटेगरी वाउचर सिस्टम। अब 4th कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं रेजिडियल सिस्टम, रेजिडियल केस। देखो अभी जो ऊपर हमने केसेस पढ़े हैं, अगर उन केसेस से रेजिडियल केसेस में अगर अभी जो हमने 3 सिस्टम पढ़े हैं, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और कौन सा मैकेनिज्म पढ़ लिया अपन ने, वाउचर सिस्टम पढ़ लिया। अगर इन तीनों से भी अगर अपने यहाँ पर टॉस डिटर्मिनेबल नहीं है यानी अबव प्रोविजंस कांट बी एप्लीकेबल ऑन द टॉस, यानी ऊपर जो बताए हैं वो हमारे टॉस पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर अपने को टॉस टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, रेजिडियल मेथड, यानी रेजिडियल केसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो रेजिडियल केसेस में 2 केसेस होते हैं आपके। कितने केसेस होते हैं 2 केसेस। सबसे पहले ये देखो कि ऊपर वाले प्रोविज़न से तो अपने को टॉस नहीं पता चल रहा है, यानी ऊपर जो 3 प्रोविज़न पड़े हैं उससे टॉस नहीं पता चल रहा है। तो इस केस में आप ये बताओ कि अब आप ये बताओ कि रिटर्न फाइल करना था क्या, अभी जो हम जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर टॉस निकालने वाले हैं उस केस में यहाँ पर सप्लायर को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी था क्या। अगर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी था तो जिस डेट तक आपका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था उस डेट को क्या बना जाएगा, टॉस टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। कंप्लीट है। तो इफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड, इफ द पीरियडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, इफ द पीरियडिकल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, अगर आपका पीरियडिकल रिटर्न फाइल हो चुका है यानी आपका फाइल करना ज़रूरी था, तो इस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, the date on which such return is to be filed।
जिस डेट पर वो रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था। और अगर यहाँ पर रिटर्न फाइल नहीं करा है, इफ़ द पीरियडिकल रिटर्न इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, अगर रिटर्न यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, पीरियडिकल रिटर्न हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, यानी आपने फाइल करना ना तो कंपलसरी है आपके यहाँ पर और ना ही आपने फाइल किया है, तो इस केस में जिस डेट पर आप टैक्स का पेमेंट करोगे वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगा, टॉस बन जाएगा। तो इस केस में यहाँ पर द डेट ऑन विच द टैक्स इज पेड, जिस डेट पर आपने टैक्स का पेमेंट किया है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, टैक्स पेड डेट। द डेट ऑन विच टैक्स पेड, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। तो जिस डेट पर आपका रिटर्न फाइल हुआ है वो आपके लिए टॉस यानी फाइल हो जाना चाहिए था, रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, यानी जिस डेट तक रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए था वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है रेजिडियल केसेस। देखो एक छोटा सा टॉपिक जो अपन डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, आपको पता भी होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल एडवांसेस आते हैं। स्मॉल एडवांसेस सुना है आप लोगों ने, 1000 रुपये तक का अगर आपके पास स्मॉल एडवांस। देखो एडवांस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई भी, आई एम सप्लायर ऑफ द गुड्स और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रेसिपिएंट को 20,000 का गुड्स सप्लाई कर रही हूँ, बट यहाँ पर जो रेसिपिएंट है उसने मुझे एडवांस पेमेंट करके चला गया, उसने 800 रुपीज़ का मुझे एडवांस पेमेंट कर दिया और बोला कि जो बचा हुआ पैसा है मैं आपको जब सप्लाई लेने आऊँगा बाद में तब आपको मैं रिमेनिंग अमाउंट दे दूंगा। मींस उसने एक स्मॉल एडवांस मनी मुझे डिपॉजिट करा दी ताकि ये फिक्स हो जाए कि उसको वो गुड्स चाहिए। तो इसका मतलब उसने अगर कभी भी, जैसे नॉर्मली अपन बात करते हैं ना कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो ऑब्वियसली इसमें तो इसने एडवांस मुझे 800 रुपया दे दिया, बट बाकी का पैसा तो बाद में देगा। तो 800 रुपया पेमेंट पहले हो गया तो इनवॉइस बाद में इशू होगा। इनवॉइस तो एडवांस मनी से तो पहले इशू होता नहीं है। तो देखो इस केस में क्या होता है कि अब 1000 रुपया से भी कम आया तो यानी बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न निकाल रखा है कि अगर 1000 रुपये से कम का स्मॉल एडवांस मनी आता है तो इस केस में उस जो एडवांस मनी जिस डेट पर आया है उस डेट को हम कंसीडर ही ना करें टाइम ऑफ सप्लाई पर्पज़ के लिए तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग डाल दो स्मॉल एडवांस का। स्मॉल एडवांस मनी रिसीव्ड, अगर आपको स्मॉल एडवांस मनी रिसीव्ड होती है कितने रुपए तक की, 1000 रुपये तक का एडवांस मनी अगर आपके पास आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर उस डेट को कंसीडर करें, यानी 1000 रुपया या उससे कम का अगर स्मॉल मनी आता है, एडवांस मनी अगर आपको आता है तो जिस डेट पर वो एडवांस मनी आया है उस डेट को अगर आप टॉस पर्पस के लिए नहीं भी कंसीडर करें तो भी चल जाएगा। ये सप्लायर के ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि सप्लायर इस एडवांस मनी की डेट को कंसीडर करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर सप्लायर बोलता है कि नहीं मेरे को तो नहीं कंसीडर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट में नहीं है। क्लियर है। तो अगर स्मॉल एडवांस मनी अगर रिसीव्ड होती है अप टू ₹1000, then in such case this date is not required to be considered, then in such case this date is not required to consider not required to consider for the purpose of toss, फॉर द पर्पस ऑफ टॉस, टॉस के पर्पस के लिए अगर आप इस डेट को कंसीडर नहीं भी करें तो भी यहाँ पर चलेगा। क्लियर है। तो आप लोगों ने टोटल 4 केसेस पढ़ लिए हैं और लास्ट केस 5th केस जो अपना यहाँ पर आएगा। देखो एग्जिस्टिंग लॉ जो था हमारा उसमें ये प्रोविज़न था कि अगर कोई भी लेट फीस या कोई भी गवर्नमेंट का पेनल्टी चार्ज होता है तो उस लेट फीस के ऊपर या आपने लेट पेमेंट किया टैक्स का तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी के ऊपर आपसे टैक्स का पैसा रिकवर नहीं करेंगे। यानी लेट फीस मान लो 2000 रुपये लेट फीस लग गई तो 2000 रुपये के ऊपर आपसे इंटरेस्ट वो टैक्स नहीं लेंगे, जीएसटी नहीं, यानी एग्जिस्टिंग लॉ में था कि सर्विस टैक्स नहीं लेंगे या एक्साइज नहीं लेंगे, बट अभी जीएसटी लॉ ये बोलता है कि अगर लेट फीस या कोई भी इंटरेस्ट का पैसा या कोई पेनल्टी का पैसा यहाँ पर सप्लायर ने रिकवर किया है किससे, रेसिपिएंट से, तो इस केस में उस लेट फीस, उस इंटरेस्ट, उस पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी का पेमेंट करना होगा। क्लियर है। तो 5th केस लिखो आप लोग। तो 5th केस लिखें आप लोग। टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ एडिशनल अमाउंट, अपने को जो भी एडिशनल अमाउंट रिसीव होती है बाय द वे ऑफ लेट फीस, टॉस टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडिशनल अमाउंट।
इन द केस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एडिशनल अमाउंट, अगर आपको एडिशनल अमाउंट रिकवर होती है किस वे से, बाय द वे ऑफ लेट फीस, बाय द वे ऑफ लेट फीस और इंटरेस्ट और पेनल्टी। अगर आपको लेट फीस या इंटरेस्ट या पेनल्टी के रूप में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एडिशनल अमाउंट किसको मिलता है, सप्लायर को मिलता है। किससे मिलता है, रेसिपिएंट से मिलता है। तो अगर सप्लायर को रेसिपिएंट से कोई भी एडिशनल अमाउंट रिकवर हुआ है एज ए इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, तो इस केस में जिस डेट पर रिसिप्ट हुआ है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टॉस बन जाएगी और उस अमाउंट के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो इस केस में लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे जीएसटी तो लगेगा, पर कौन सी डेट का लगेगा, तो टॉस हो जाएगा। टॉस का मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी। कंप्लीट है यहाँ तक। देखो इसमें एक और प्रोविज़न है, कभी कभी क्या होता है, सप्लायर ने अगर वेव कर दिया, सप्लायर ने माफ़ कर दिया रेसिपिएंट को कि कोई बात नहीं, ठीक है अगली बार से मत करना, इस बार तो मैं तुम्हें लेट फीस माफ़ कर देता हूँ। अगर सप्लायर ने यहाँ पर ये लेट फीस, इंटरेस्ट या पेनल्टी माफ़ कर दिया तो इस केस में उस अमाउंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर है। तो नोट डाल के लिखना चाहें तो लिख लें, इफ द सप्लायर वेव सच अमाउंट, एडिशनल अमाउंट, देन इन सच केस नो जीएसटी विल बी चार्ज देयर ऑन। कंप्लीट है। आप लोगों का टॉस सेक्शन 12 कंप्लीट है। टॉस इन द केस ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, पांचों प्रोविज़न अपन पढ़ चुके हैं, एक बार आप लोग रिवाइज कर लें इसको। देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 13 की, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, थके तो नहीं हो आप सभी। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज। ये उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है टॉस इन द केस ऑफ सर्विसेज। ठीक है, डालो सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज। टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज। देखो सर्विसेज के केस में व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, दैट इज गुड्स और सर्विसेज। मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रही हूँ, सर्विसेज। बिल्कुल मैं आपको सर्विसेज ही प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इस केस में अपना किस दिन का जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा। देखो टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के केस में किस डेट का टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। फर्स्ट अपन बात करेंगे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। यानी यहाँ पर क्या रहेगा, मैं टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल हूँ या आप, मैं टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल हूँ, मीन्स द सप्लायर ऑफ द सर्विस इज लायबल टू पे द जीएसटी। अगर सप्लायर ऑफ सर्विस जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल होता है तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोला जाएगा। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का क्या मीनिंग होता है, व्हेन द सप्लायर ऑफ द सर्विस when the supplier of service is liable to pay the GST। चिंता मत करो, आप लोगों से ही रिकवर करके ही मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को पे करने वाली हूँ। जीएसटी अल्टीमेट बर्डन किसका है, आप लोगों का ही है। तो जीएसटी अल्टीमेट बर्डन आप ही का ही है। तो यहाँ पर जीएसटी का पैसा आप ही लोगों से रिकवर करके मैं किसको देने वाली हूँ, गवर्नमेंट को देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सप्लायर ऑफ सर्विस, अगर सर्विसेज का सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है। तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के इसमें आपके जीएसटी के क्या प्रोविज़न है, देखो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ये बोलता है कि आप ये बताओ कि आपने इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू कर दिया है या इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू नहीं किया है। तो इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम लिमिट और नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट। मान लेते हैं इनवॉइस अगर टाइम लिमिट के अंदर इशू हो गया तो क्या प्रोविज़न रहेगा,
और इनवॉइस अगर टाइम लिमिट में इशू नहीं होता है तो क्या प्रोविज़न रहेगा? इनवॉइस इज़ नॉट इशूड विद इन द टाइम लिमिट। देखो अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू हो गया विद इन द टाइम लिमिट तब तो अलग प्रोविज़न रहेंगे, बट अगर इनवॉइस टाइम लिमिट के भीतर अगर इशू नहीं होता है तो सेपरेट प्रोविज़न रहेंगे। देखो अगर इनवॉइस इज़ इशूड विद इन द टाइम लिमिट, अगर टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू कर दिया तो टॉस टाइम ऑफ सप्लाई किस डेट पर आ जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जिस डेट पर इनवॉइस इशू हो गया या जिस डेट पर पेमेंट हो गया, जो दोनों में से पहले हो जाएगा उस डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। क्लियर है? बट अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू नहीं हुआ तो आप ऐसा मत बोलना कि सेक्शन 12 में तो ये था लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मुझे पता था आप लोग का यही रिप्लाई आने वाला है। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर नहीं होगा यहाँ पर लास्ट डेट की जगह यहाँ पर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। जिस डेट पर आपने सर्विस का प्रोविज़न बनाया, डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस जिस डेट पर आपने सर्विस का प्रोविज़न बनाया, और डेट ऑफ पेमेंट और जिस डेट पर आपने पेमेंट किया, जो दोनों में से पहले हो जाएगा उस डेट पर आपका टॉस आ जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो जाएगा उस डेट पर आपका क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कंप्लीट है? तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं, जहां पर सर्विसेज का सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगा, तो इनवॉइस अगर टाइम लिमिट में इशू कर दिया तब तो इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट जो दोनों में से पहले होगा। अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू नहीं किया तो जिस दिन सर्विस का प्रोविज़न बनाया और जिस दिन पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं अब कि इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस की लास्ट डेट क्या होती है, इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए और पेमेंट की डेट क्या होगी। बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि आपका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस अगर टाइम लिमिट में इशू कर दिया तब तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस आपने टाइम लिमिट में इशू नहीं किया तो जिस दिन आपने सर्विस का प्रोविज़न बना दिया या जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया विच एवर इज अर्लियर, जो आपके पहले होगा वो आपके लिए क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है? तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालें लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, इसमें भी दो चीज़ें कि आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। आप बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज दे रहे हो या अदर सर्विसेज दे रहे हो। जैसे बैंक्स वगैरह जो सर्विसेज देते हैं उसे क्या बोला जाता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज बोला जाता है। तो आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो? बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज दे रहे हो या अदर देन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज दे रहे हो? बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज और अदर सर्विसेज और अदर सर्विसेज। देखो अगर आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कोई सर्विस देते हो तो इस केस में जिस डेट पर आपने सर्विसेज दी है, जिस डेट पर आपने क्या दी है? सर्विसेज दी है, उस सर्विस की डेट से 30 दिन के भीतर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस। जिस डेट पर आपने सर्विस का प्रोविज़न बनाया है, जिस डेट पर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, उसके 30 दिन के भीतर आपका इनवॉइस अगर इशू हो जाता है, इसका मतलब टाइम लिमिट के भीतर इशू हो गया, और 30 दिन के बाद इशू होता है, इसका मतलब टाइम लिमिट के भीतर इशू नहीं हुआ। तो व्हाट इज़ द टाइम लिमिट? लास्ट डेट, यानी कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? विद इन द 30 डेज। कितने दिन में इशू हो जाना चाहिए? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ
फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जिस डेट पर आपने सर्विस का प्रोविज़न बनाया, जिस डेट पर आपने सर्विसेज दी है, तो उसके 30 दिन के भीतर आपका यहाँ पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। 30 डेज़ के अंदर अगर इशू हो जाता है तो टाइम लिमिट के अंदर इशू हो चुका है, और अगर 30 दिन के बाद इशू होता है यानी टाइम लिमिट के बाद में इशू हुआ है, कंप्लीट है। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो इनको थोड़ा सा रिलीफ दे रखा है, इनको बोला कि 30 दिन की जगह 45 दिन में आप इनवॉइस इशू कर लो। 30 दिन की जगह कितने दिन में? 45 दिन में। तो यहाँ पर 30 दिन की जगह 45 दिन में, तो यहाँ पर डेट विदिन 45 डेज, विदिन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, जिस डेट पर सर्विस का प्रोविज़न बना है उसकी 45 दिन के भीतर आपको यहाँ पर इनवॉइस इशू करना है। यदि आप कौन सी सर्विसेज देते हैं? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज देते हैं। तो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में आपका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? विदिन द 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस, जिस डेट पर सर्विस का प्रोविज़न बना है उसके 45 दिन के भीतर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज के केस में इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, ये तो हो गया आपका लास्ट डेट। अब देखो अपने को पढ़ना है डेट ऑफ पेमेंट। पहले यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। तो आपका लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस कंप्लीट है, तो यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज है, तब तो आपको सर्विसेज का प्रोविज़न बनाने की डेट से 45 दिन में, और अगर आपके यहाँ पर क्या है अदर सर्विसेज है तो जिस डेट पर आपका सर्विस का प्रोविज़न बनाया है उस डेट से 30 दिन के भीतर आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। देखो एक और चीज़ डेट ऑफ पेमेंट से पहले जो हम पढ़ लेते हैं, डेट ऑफ पेमेंट को डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कंटिन्यूस सप्लाई का क्या मतलब होता है? जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले लेते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की सर्विसेज। आप मुझे बताओ कि एक बिल्डिंग को कंप्लीट करने में 1 महीना 2 महीना लगता है या थोड़ा टाइम लगता है? बिल्कुल, बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए अपने को कम से कम 6-7 महीना तो एटलीस्ट छोटी सी बिल्डिंग को कंप्लीट करने में, और अगर बड़ी बिल्डिंग है तो 2-3 साल भी उस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में लग जाते हैं। इसका मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज है जो कंटिन्यूस बेसिस पर दी जाती है। आप टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज ले लें, क्या आप इसको 1 महीना 2 महीना यूज़ करते हैं? क्या नहीं, कंटिन्यूस बेसिस पर आप इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी सर्विसेज जो कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोवाइड करवाई जाती है तो उस केस में इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट डिफर करती है। तो आप लोग डालें नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विसेज का अपन कंटिन्यूस बेसिस पर सप्लाई करते हैं तो इस केस में आपको किस डेट तक इनवॉइस इशू करना है? देखो नॉर्मल सप्लाई के केस में तो यही रहेगा, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज जो एटलीस्ट जो कम से कम 3 महीने के लिए, कम से कम लगातार कंटिन्यूस बेसिस पर 3 महीना या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर वो सर्विसेज दी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स द सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द 3 और मोर मंथ्स, यानी कम से कम 3 महीना और उससे ज़्यादा समय के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। और तथा जो भी अपने पास जो पेमेंट आने वाला होता है, जो भी पेमेंट आता है वो एक साथ नहीं आता है, पीरियडिकल आता है। पेमेंट भी क्या आता है? थोड़ा थोड़ा करके आता है। तो उसमें क्या होता है? पीरियडिकल पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी सक्सेसिव टाइम क्या होता है अपने को पेमेंट रिसीव होता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस का बेसिक छोटा सा एक मीनिंग लिख लेते हैं। इट मीन्स दो सर्विसेज it means those services which is providing on the recurring basis, those services which is providing on recurring basis, जो रेगुलर बेसिस पर आपको क्या की जा रही है? प्रोवाइड करवाई जा रही है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ and the periodical payment are involved therein, and the periodical payment are involved, यानी सक्सेसिव टाइम पेमेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। पीरियडिकल नहीं बोल सकते हैं आप, पीरियडिकल भी हो सकता है क्योंकि मंथली पेमेंट भी हो सकता है, क्वार्टरली पेमेंट भी हो सकता है, और बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि परसेंटाइल टू द कंप्लीशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका मकान चल रहा है तो मकान 25% कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, 50% कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि पीरियडिकली हो, कंप्लीशन
कंप्लीशन टू एन इवेंट भी हो सकता है, यानी एक इवेंट के बेसिस पे, यानी वो इवेंट कंप्लीट होते ही हम आपको पेमेंट कर देंगे। कंप्लीट है वेयर द पीरियडिकल पेमेंट आर इन्वॉल्व, अगर पीरियडिकल पेमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस बेसिस ऑफ सप्लाई में आपके 3 सिचुएशन होती है कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी आपका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस क्या है, देखो अगर आपका यहाँ पर ड्यू डेट, आपने कॉन्ट्रैक्ट जब किया होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, जब भी कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विसेज दी जाती है तो दोनों पार्टी, सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट फिक्स कर रखी है कि इस डेट तक अपना फर्स्ट पेमेंट होएगा, इस डेट पर अपना सेकेंड पेमेंट होएगा, इस डेट पर अपना लास्ट पेमेंट होएगा, अगर ड्यू डेट आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है कि इस डेट पर आपको पेमेंट हो जाना चाहिए, तो जिस डेट पर आपको पेमेंट आ जाता है, जिस डेट पर आपको क्या आ जाता है, पेमेंट आ जाता है, तो वो यानी जो ड्यू डेट होती है, सॉरी ड्यू डेट अगर फिक्स है तो ड्यू डेट तक आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर ड्यू डेट फिक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट नहीं लिखा है पेमेंट का, तो जिस डेट पर आपको पेमेंट एक्चुअल में मिलता है ना, उससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और कंप्लीशन टू एन इवेंट, यानी एक इवेंट के कंप्लीट होने के बाद आप पेमेंट करने वाले हो, तो इस केस में क्या होगा, वो इवेंट कंप्लीट होने की डेट के जस्ट पहले या उस डेट तक आपका क्या हो जाना चाहिए, इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तीनों सिचुएशन को लिख लेते हैं। ड्यू डेट अगर असर्टेनेबल है इन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट जो बनाए दोनों पार्टीज के बीच में, उन दोनों के बीच में पहले ही पेमेंट का ड्यू डेट डिसाइड हो गया। ड्यू डेट किसका, पेमेंट का, तो इस केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ये आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, यानी पेमेंट कौन सी डेट पर करना है वो आपका असर्टेनेबल नहीं है, इज़ नॉट एज सर्टेनेबल, यानी वो आपका फिक्स नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो इस केस में द डेट ऑफ पेमेंट यानी एक्चुअल में आप जिस डेट पर पेमेंट करते हो उस डेट तक या उससे पहले आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इफ़ द पेमेंट इज़ लिंक्ड, अगर पेमेंट आपका क्या है, लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अगर एक इवेंट के कंप्लीशन पे बेस्ड है कि ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो जिस डेट पर वो इवेंट कंप्लीट हो गया उस डेट तक या उससे पहले आपको क्या इशू करना है, इनवॉइस इशू करना है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, कंप्लीट है यहाँ तक, नोट करें। देखो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आते हैं, डेट ऑफ पेमेंट डालें आप लोग। नेक्स्ट सर्विसेज के केस में डेट ऑफ पेमेंट का क्या मीनिंग होता है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। देखो यहाँ पर सर्विसेज में 2 पार्टीज होती है, एक तो सर्विसेज को सप्लाई करने वाला होता है और एक सर्विसेज को रेसिपिएंट होता है, मीन्स सर्विसेज का सप्लायर और सर्विसेज का रेसिपिएंट। तो यहाँ पर जब अपनी बात कर रहे हैं हम नॉर्मल मैकेनिज्म की, नॉर्मल मैकेनिज्म में हु इज़ लायबल टू पे द जीएसटी, सप्लायर ऑफ द सर्विस इज़ लायबल टू पे द जीएसटी। ठीक है ना, अभी हमने बात करी सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगा। आप लोग मुझे बताओ कि पेमेंट सप्लायर की बुक्स में क्रेडिट होता है या सप्लायर की बुक्स में डेबिट होता है। सप्लायर की बुक्स में तो क्रेडिट होएगा ना, देखो उसके पास जमा होने वाला है तो उसके पास क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, और किसके पास है, रेसिपिएंट के पास क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पर सप्लायर के पास क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इस केस में डेट ऑफ पेमेंट का क्या मतलब हो जाएगा, द डेट व्हेन बुक्स इज क्रेडिटेड, डेट व्हेन द बुक्स इज क्रेडिटेड, जिस डेट पर बुक्स क्रेडिट हुआ, ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, और द डेट, और वो डेट व्हेन द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, जिस डेट पर बैंक अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसका क्रेडिट हुआ, ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। तो जिस डेट पर आपका बुक्स क्रेडिट हुआ है और जिस डेट पर बैंक क्रेडिट हुआ है, विच एवर इज़ अर्लियर, जो दोनों में से पहले हो वो डेट
आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो आपको यहाँ पर नॉर्मल मैकेनिज्म में अपन बात कर चुके हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइम लिमिट में इशू नहीं होता है तो इस केस में यहाँ पर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हम बात कर चुके हैं कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर नॉर्मल केसेस है तो यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में 45 दिन में जब से सर्विसेज प्रोवाइड करवाइए, अदर केसेस में 30 दिन में, और कंटिन्यूस सप्लाई के केसेस में अगर ड्यू डेट फिक्स है तो ड्यू डेट तक, अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट तक, और कंप्लीशन टू एन इवेंट है तो इस केस में जिस डेट पर वो इवेंट कंप्लीट होता है तब तक अपने को इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है? डेट ऑफ पेमेंट का मतलब सेम एज इट इज़ जो गुड्स में था वही है। जिस दिन सप्लायर की बुक्स क्रेडिट हो जाए या जिस दिन उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए, जो दोनों में से पहले होता है वो डेट आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट कहलाएगी। क्लियर है? देखो सेकंड टॉपिक अब जो आते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मल मैकेनिज्म की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मीनिंग होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या मीनिंग होता है? देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो सर्विसेज का सप्लायर होता है वो जीएसटी का पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं होता है। कौन टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल कौन रहता है? यहाँ पर जो रेसिपिएंट होता है सर्विसेज का जो रेसिपिएंट रहेगा वो यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करने के लिए क्या रहता है? लायबल रहता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग लिख लें। इन दिस केस द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस इज लायबल टू पे द जीएसटी। इन दिस केस, इस केस में रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विसेज का रेसिपिएंट है, recipient of the service is liable to pay the GST, is liable to pay the GST। GST का पेमेंट करने के लिए क्या रहेगा? लायबल रहेगा। कंप्लीट है यहाँ तक? देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टॉस कब आएगा, टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में टाइम ऑफ सप्लाई के लिए यहाँ पर केवल 2 पॉइंट्स अपने को कंसीडर करने हैं। टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? टॉस फर्स्ट, द डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर पेमेंट की डेट, आप मुझे बताओ कि रेसिपिएंट की बुक्स में पेमेंट डेबिट होता है या पेमेंट क्रेडिट होता है? देखो रेसिपिएंट की बुक्स में हमेशा पेमेंट डेबिट होएगा क्योंकि उसको पेमेंट करना है, तो उसकी बुक्स क्या हो जाएगी? डेबिट। तो या तो वो बाय चेक पेमेंट करेगा या नेफ्ट से पेमेंट करेगा। चेक से पेमेंट करता है तो उसकी बुक्स डेबिट होती है, अगर नेफ्ट करता है तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है। कंप्लीट है? तो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? द डेट व्हेन द बुक्स इज डेबिटेड, जिस डेट पर बुक्स को क्या किया है? डेबिट किया, बुक्स इज डेबिटेड। और द डेट व्हेन द बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, जिस डेट पर बैंक अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। जो दोनों में से पहले हो जाए, जो दोनों में से क्या हो जाए? पहले हो जाए, वो डेट आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट कहलाती है। कंप्लीट है? सेकंड पॉइंट देखो, जैसा कि गुड्स में अपन ने बात करी थी, गुड्स में था कि इनवॉइस जिस डेट पर इशू किया उसका 30 दिन जिस दिन एक्सपायर्ड होगा उसका अगला दिन। यहाँ पर 30 की जगह 60 है, यहाँ पर 30 की जगह क्या है? 60 है। यानी जिस डेट पर इनवॉइस इशू किया उसका 60 दिन जिस दिन एक्सपायर्ड होएगा उसका अगला दिन आपके लिए यहाँ पर कंसीडर करना है। तो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस की डेट से 60 दिन जिस दिन एक्सपायर्ड होते हैं उसका अगला वाला दिन जो है वो कंसीडर करना है। इन दोनों डेट में से जो पहले वाली डेट होती है विच एवर इज अर्लियर, उस डेट को अपने को टाइम ऑफ सप्लाई मानना है। कंप्लीट है? तो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी कंप्लीट है, नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही यहाँ पर एक और टॉपिक हम कवर करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे एसोसिएट एंटरप्राइजेज़ का। आप लोगों ने सुना होगा एसोसिएट एंटरप्राइजेज़ का क्या मीनिंग होता है। देखो एसोसिएट एंटरप्राइजेज़ का यहाँ पर जो जीएसटी लॉ में मीनिंग है बिल्कुल सेम है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 92A में बता रखा है।
आप सभी ने देखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 92A के अकॉर्डिंग अगर एक एंटरप्राइजेस ने इंडिया के बाहर की किसी एंटरप्राइजेस के 26% या उससे ज़्यादा के शेयर्स या वोटिंग राइट होल्ड कर रखे हैं तो इंडिया की जो कंपनी है और इंडिया के बाहर की जो कंपनी है उन दोनों को क्या बोला जाता है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस बोला जाता है। तो ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस का जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, डेफिनेशन सेम एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो डिफाइन कर रखा है बिल्कुल सेम है, यानी 26% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग होती है। देखो इस एसोसिएट एंटरप्राइजेस का प्रोविज़न RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तभी अप्लाई होता है अगर जो सर्विसेज का सप्लायर है, अगर सर्विसेज का सप्लायर ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के बाहर लोकेटेड है। और जो रेसिपिएंट है सर्विस का जो रेसिपिएंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, लोकेटेड इन इंडिया, ये इंडिया में लोकेटेड है। देखो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, अगर रेसिपिएंट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है और सप्लायर इंडिया के बाहर लोकेटेड है और इन दोनों के बीच में एसोसिएट एंटरप्राइजेस का रिलेशन है तो इस केस में प्रोविज़न कुछ और एप्लीकेबल होंगे। प्रोविज़न क्या बोलता है, डेट ऑफ पेमेंट, जिस डेट पर पेमेंट हुआ और जिस डेट पर रेसिपिएंट की बुक्स में एंट्री होगी और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर, तो इस केस में यहाँ पर टॉस टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक एसोसिएट एंटरप्राइजेस के केस में। नेक्स्ट टॉपिक डालो आप लोग, सप्लाई इन द केस ऑफ वाउचर। देखो सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द केस ऑफ वाउचर, सर्विसेज के केस में भी वाउचर रहता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द केस ऑफ वाउचर, देखो कभी कभी क्या होता है कि वाउचर सिस्टम दिया जाता है बट जिस टाइम पे वाउचर अलॉट किया जाता है, जिस टाइम पर वाउचर क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है, अगर उस समय वो सर्विस आइडेंटिफिएबल हो, उस समय वो सर्विस क्या हो, आइडेंटिफिएबल हो, यानी आपको पता हो कि आपको ये सर्विस देनी है, तब तो जिस डेट पर आप वो वाउचर इशू करोगे वही डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। पर अगर जिस डेट पर आपने वाउचर इशू किया है उस डेट पर आपको सर्विस आइडेंटिफिएबल नहीं है, उस डेट पर आपको ये नहीं पता कि कौन सी सर्विस देनी है, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जिस डेट पर वो वाउचर रिडीम होगा उस डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो वाउचर के केस में यहाँ पर दो सिस्टम देखे जाते हैं। पहला आपको ये देखना है वेदर वाउचर इज आइडेंटिफिएबल विथ सर्विस, वाउचर अगर आइडेंटिफिएबल है क्या विथ सर्विस, और वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल विथ सर्विस, जिस टाइम पर वाउचर इशू किया है उस डेट पर सर्विस आइडेंटिफिएबल है भी या नहीं। अगर जिस डेट पर वाउचर इशू किया है वाउचर इज नॉट आइडेंटिफिएबल विथ सर्विस, देखो अगर वाउचर में सर्विस आइडेंटिफिएबल हो रही है तो जिस डेट पर आपने वाउचर इशू किया है, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर वाउचर के साथ आपको ये पता नहीं है कि कौन सी सर्विसेज है तो इस केस में आप जिस डेट पर उस वाउचर को रिडीम करोगे, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस डेट पर आप वाउचर को रिडीम करोगे वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, डेट ऑफ सप्लाई बन जाएगी। कंप्लीट है? यहाँ तक नोट करें आप लोग, राइट डाउन। देखो नेक्स्ट केस कौन सा है आपका, वाउचर के केस के बाद नेक्स्ट केस है आपका कि अगर ये जो आपने अभी जो प्रोविज़न पढ़े हैं, कौन कौन से प्रोविज़न पढ़े हैं आपने, एक तो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म का आपने प्रोविज़न पढ़ा जिसके अंदर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का पेमेंट करने के लिए क्या रहता है, लायबल रहता है। और सेकंड केस आपने पढ़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जिसके अंदर यहाँ पर जो रेसिपिएंट होता है सर्विस का वो सर्विस टैक्स यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल रहता है। और तीसरा केस आपने वाउचर सिस्टम पढ़ लिया। वाउचर सिस्टम में क्या होता है कि अगर वाउचर
सर्विसेज के साथ आइडेंटिफिएबल होता है तब तो यहाँ पर जिस डेट पर वाउचर इशू किया जाएगा उस डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। परंतु यदि वाउचर सर्विसेज के साथ आइडेंटिफिएबल नहीं होता है तो जिस डेट पर वो वाउचर रिडीम होगा उस डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। देखो फोर्थ केस, अभी जो अपन ने प्रोविजन पढ़े हैं अगर उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिनेबल नहीं है, टॉस इज नॉट डिटर्मिनेबल एज पर अबव प्रोविजंस। अगर ऊपर जो प्रोविजंस अपन ने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अपना टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तो इस केस में दो केसेस होते हैं। आपको पहला केस ये देखना है कि क्या आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है क्या। अगर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, अगर आपको रिटर्न फाइल करना था तो रिटर्न फाइल करने की जो डेट होती है या जिस डेट पर आपने रिटर्न फाइल किया, जैसे अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तब तो लास्ट डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और रिटर्न फाइल कर दिया तो डेट ऑफ रिटर्न फाइल्ड। जिस डेट पर आपने रिटर्न फाइल किया है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बट अगर इन द केस रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, अगर आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है तो इस केस में यहाँ पर जिस डेट पर आप जीएसटी का पेमेंट करोगे उस डेट पर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कंप्लीट है। तो लिखो नेक्स्ट प्रोविजन, if the above provision is not applicable, if the above provision is not applicable, जो ऊपर प्रोविजन पड़े हैं अगर वो प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं, if the above provision is not applicable, अगर ऊपर जो प्रोविजन हमने पढ़े हैं अगर वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो इस केस में अपने को दो सिचुएशन देखनी है, रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड और रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। अगर रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड, अगर अपने को यहाँ पर क्या है रिटर्न फाइल करना था, रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड देन द डेट अप टू विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, जिस डेट तक अपने को यहाँ पर रिटर्न क्या करना था, फाइल करना था, और अगर लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिटर्न फाइल हो चुका है तो जिस डेट पर आपने रिटर्न फाइल किया वो डेट आपकी यहाँ पर कंसीडर हो जाएगी। इन एनी अदर केस, और कोई अदर केसेस है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, इन अदर केसेस अगर अदर केसेस है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिस डेट पर आपने जीएसटी का पेमेंट किया है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो चारों प्रोविज़न आपको क्लियर है। फर्स्ट आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है, सेकंड आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, थर्ड आपका वाउचर सिस्टम है, और फोर्थ अगर अदर केसेस हैं तो क्या रहेगा, और लास्ट जो फिफ्थ केस है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का सिमिलर ही है। अगर यहाँ पर जो सप्लायर है, सर्विसेज का जो सप्लायर है, अगर उसने रेसिपिएंट से कोई भी लेट फीस चार्ज करी या कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज करी है तो उस लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। कंप्लीट है। तो लास्ट प्रोविजन आप लोग लिख लो कि इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस आल्सो लिवेबल फॉर द जीएसटी। अगर यहाँ पर इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फीस सप्लायर ऑफ सर्विस के द्वारा रेसिपिएंट ऑफ सर्विस से रिकवर की जाती है तो उस इंटरेस्ट, उस लेट फीस और उस पेनल्टी के ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। कंप्लीट है। तो लिखिए आप लोग लास्ट केस, इफ इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी is recovered by the supplier of service from the recipient then it will also be leviable for GST। कंप्लीट है यहाँ तक। पर अगर यहाँ पर सप्लायर ने जीएसटी लेट फीस वेव कर दी, मना कर दी, कोई बात नहीं माफ़ कर दी, इस बार माफ़ कर देते हैं, अगली बार तो आप क्या करना, पे करना। अगर यहाँ पर क्या कर दी जाती है, सप्लायर ऑफ सर्विस वेव, अगर वो खुद वेव कर देता है तो इस केस में यहाँ पर उस पर जीएसटी भी वेव हो जाएगा, यानी जीएसटी भी पे नहीं होगा। कंप्लीट है। तो अगर सप्लायर ने वेव कर दिया, माफ़ कर दिया इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीएसटी भी माफ़ हो जाएगा। कंप्लीट है।
नेक्स्ट आपका सेक्शन है सेक्शन नंबर 14। नेक्स्ट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 आपसे डील करता है अगर आपके जीएसटी की रेट में चेंज हो जाता है, अगर आपके जीएसटी की रेट में चेंज हो जाता है तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। कौन से सेक्शन पे डील करते हैं अपन? सेक्शन नंबर 14 ये डील करता है कि अगर जीएसटी की रेट में अगर चेंज हो जाता है तो इस केस में क्या टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। तो आप सभी डालें सेक्शन नंबर 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी की रेट में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। सेक्शन नंबर 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी की रेट में अगर चेंज हो जाता है तो इस केस में यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि डेट ऑफ पेमेंट, जैसे कि नॉर्मली हम बात करते हैं कि यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, तो जिस डेट पर सप्लायर की बुक्स क्रेडिट होती है या जिस डेट पर उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, जो भी दोनों में से पहले होता है उस डेट पर आपका डेट ऑफ पेमेंट आ जाता है। कंप्लीट है। बट इस केस में यहाँ पर जब जीएसटी का रेट चेंज होता है ना, तो इस केस में डेट ऑफ पेमेंट में भी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। देखो कब हो सकता है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपकी जो जीएसटी का रेट चेंज हुआ है, चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी, आपका जो जीएसटी का रेट चेंज हुआ है वो चेंज होने से पहले, मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2017 को आपका जीएसटी का रेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले सप्लायर की बुक्स में पैसा क्रेडिट हो जाए क्या बोला मैंने? अगर यहाँ पर जीएसटी की रेट चेंज होने से पहले सप्लायर की बुक्स में वो पेमेंट क्या हो जाए? क्रेडिट हो जाए, और जीएसटी की रेट में चेंज होने के बाद यहाँ पर सप्लायर का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पर जीएसटी का रेट जिस डेट पर चेंज हो रहा है, जीएसटी की रेट में चेंज होने से पहले, जैसे 1 अक्टूबर को आपका जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है अगर जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले मान लो 29 सितंबर 2017 को तो बुक्स में पैसा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। यानी सामने वाले बंदे ने मुझे चेक ला के दिया। कब ला के दिया? 29 सितंबर को ला के दिया। तो उसने जिस डेट पर मुझे चेक ला के दिया, मैंने तो मेरी बुक्स में रिसिप्ट डाल दिया कि भैया इसका पैसा आ चुका है, पर क्या मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ? क्या नहीं। बैंक अकाउंट में तो कब क्रेडिट होगा? जब मैं उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करूंगी, उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करूंगी, उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मेरा बैंक अकाउंट में क्या हुआ? क्रेडिट बाद में हुआ। तो देखो डिपेंड, मेरे ऊपर डिपेंड है ना कि मैं कब उसको बैंक में लगाऊं। जरूरी है क्या मैं आज के आज ही बैंक में लगाऊं? अगर मुझे नीड नहीं है, मेरे को अर्जेंसी नहीं है, तो हो सकता है कि 2 दिन बाद भी मैं उसको यहाँ पर चेक को क्या करूँ? बैंक अकाउंट में लगाऊं। तो इस केस में मैंने बैंक अकाउंट में कब तक लगा दिया? तो आपको ये देखना है कि जिस रेट पर आपका जीएसटी की रेट चेंज हुई है, अगर उसके 4 वर्किंग डेज में, कितने दिन में? 4 वर्किंग डेज में। किस डेट से? 4 वर्किंग डेज, जिस डेट पर आपका जीएसटी का रेट चेंज हुआ है, जिस डेट पर आपका जीएसटी का रेट चेंज हुआ है, अगर उसके 4 वर्किंग डेज में, कितने दिन में? अगर उसके 4 वर्किंग डेज में, अगर उसके 4 वर्किंग डेज में अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए, अगर 4 वर्किंग डेज के दिन भीतर अगर आपका बैंक अकाउंट में क्या हो जाए? क्रेडिट हो जाए। जैसे कि 1 अक्टूबर को जीएसटी का रेट चेंज हुआ, इसके विदिन 4 वर्किंग डेज का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 4 वर्किंग डेज के भीतर यानी 5 अक्टूबर तक अगर यहाँ पर पैसा क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तब तो यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट इसी डेट को मान लिया जाएगा। यानी जिस डेट पर आपके बुक्स क्रेडिट हुई थी ना, उसी डेट को आपका डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। यानी आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या बन जाएगा? 29 सितंबर बन जाएगा। बट वो तभी बनेगा अगर 4 वर्किंग डेज के भीतर आपका पैसा बैंक अकाउंट में क्या हो चुका हो? क्रेडिट हो चुका हो। मीन्स अगर 5 अक्टूबर तक अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट में चला जाता है, तब तो आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? 29 सितंबर हो जाएगा। पर अगर 5 अक्टूबर के बाद में हुआ, यानी आफ्टर 4 वर्किंग डेज, तो इस केस में जिस डेट पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, उस डेट को आपको डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर करना है। क्लियर है? तो अगर 4 वर्किंग डेज में बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो डेट ऑफ पेमेंट, DOP का मतलब क्या होता है? डेट ऑफ पेमेंट क्या बन जाएगी? जिस डेट पर बुक्स में क्रेडिट हुआ है, द डेट व्हेन द बुक्स इज क्रेडिटेड।
कंप्लीट है, पर अगर 4 वर्किंग डेज की बात होता है आफ्टर 4 वर्किंग डेज, तो डीओपी क्या बन जाएगी, जिस डेट पर बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। कंप्लीट है यहाँ तक। तो यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट केवल इसी केस में, देखो अगर आपको मैं एक सिचुएशन दे दूं कि जीएसटी का रेट 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है और बुक्स में भी 1 अक्टूबर से पहले क्रेडिट हो गया और बैंक अकाउंट में भी 1 अक्टूबर से पहले क्रेडिट हो गया, तब तो ये सिचुएशन ही नहीं बनेगी। तब तो जो अपने अर्लियर केसेस है कि डेट ऑफ पेमेंट में कि जिस दिन बुक्स क्रेडिट हो जाए या जिस दिन बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, वही अपना बेसिस चल जाएगा। ये अपने को यहाँ पर ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, अगर बुक्स में तो पहले क्रेडिट हो चुका है जबकि बैंक अकाउंट में बाद में क्रेडिट होता है। अब क्या ऐसा होगा क्या, अगर इसी को उल्टा कर देते कि जीएसटी की रेट में चेंज होने से पहले बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया और जीएसटी के रेट में जिस दिन चेंज हुआ उसके बाद में बुक्स में क्रेडिट हुआ, तो भी क्या ये प्रोविजन चलेगा क्या, नहीं। केवल प्रोविजन इस केस में चलता है जब बुक्स में तो पहले क्रेडिट हो चुका है पर बैंक अकाउंट में यहाँ पर जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद क्रेडिट हुआ है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर 4 वर्किंग डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल करना है। तो 4 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपका पैसा क्रेडिट हो जाए तो जिस दिन बुक्स में क्रेडिट हुआ वही आपके लिए डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी। बट अगर 4 वर्किंग डेज के बाद क्रेडिट होता है बैंक में, तो इस केस में जिस डेट पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा उस डेट पर आपका डेट ऑफ पेमेंट आ जाएगा। कंप्लीट है, नोट करें इसको, कंप्लीट है। तो अभी अपन ने क्या सीख लिया, डेट ऑफ पेमेंट। अगर यहाँ पर क्या होता है कि बुक्स में तो पहले क्रेडिट हो चुका है और बैंक अकाउंट में अगर बाद में क्रेडिट होता है तो इस केस में डेट ऑफ पेमेंट क्या रहेगी। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने को यहाँ पर जो टाइम ऑफ सप्लाई का पढ़ना है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक आप सभी ने नोट कर लिया ये वाला, तो नेक्स्ट टॉपिक डालें टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। इस केस में भी आपके यहाँ पर 2 सिचुएशंस आ सकती है। इस केस में भी आपकी कितनी सिचुएशंस आ सकती है, 2 सिचुएशंस आ सकती है। देखो पहली ए सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, ए सिचुएशन देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2017 को आपका जीएसटी का रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 अक्टूबर 2017 को आपका जीएसटी का रेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर 1 अक्टूबर 2017 को आपका जीएसटी का रेट चेंज होता है तो आप ये बताओ कि आपने यहाँ पर सर्विसेज कब दी, यहाँ पर आपने जो सर्विसेज दी है सर्विसेज का जो डेट है, सर्विसेज आपने कौन सी डेट पर दी है। आप ये बताओ कि 1 अक्टूबर 2017 से पहले आपने सर्विसेज दे दी है या 1 अक्टूबर 2017 के बाद में सर्विसेज दी है। इट डिपेंड्स ऑन द कि आपने सर्विस कौन सी डेट पर दी है। मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को आपका सर्विस का रेट चेंज हो गया, बट आपने यहाँ पर जो सर्विसेज दी है वो 29 सितंबर 2017 को ही दे दी है। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने यहाँ पर जीएसटी का रेट तो कब चेंज हो रहा है, 1 अक्टूबर 2017 को चेंज हो रहा है, बट आपने जो सर्विसेज है वो कब दे दिए, 29 सितंबर 2017 को दे दिए। तो इस केस में यहाँ पर जीएसटी का रेट पहले मान लेते हैं 5% था और अभी जीएसटी का रेट अपना चेंज हो गया 12% हो चुका है। तो इस केस में आपको जो बिलिंग बनेगा, इनवॉइस बनेगा, उसके ऊपर 5% की रेट से जीएसटी चार्ज करना है। यानी गवर्नमेंट को जब अपने को पे करना है तो 5% पे करना है या 12% पे करना है, दैट डिपेंड्स। देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जीएसटी का रेट अपन मान लेते हैं 1 अक्टूबर को चेंज हुआ, तो आपको ये देखना है कि इनवॉइस कब इशू हुआ और एक्चुअल में उसका पेमेंट कब हुआ है। ठीक है, पहला सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन हम मान लेते हैं कि जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू हो चुका है। इनवॉइस हैज़ बीन इशूड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले क्या हो चुका है, इनवॉइस इशू हो चुका है, पर पेमेंट जो हुआ है एक्चुअल में वो जीएसटी के रेट में चेंज होने के बाद में हुआ है। क्लियर है। इनवॉइस तो कब इशू हो चुका है, इनवॉइस तो पहले इशू हो गया, बट पेमेंट कब हुआ, बाद में हुआ। अगर इनवॉइस पहले इशू हो चुका है और पेमेंट बाद में हुआ है तो जिस डेट पर इनवॉइस इशू हुआ है ना, वो डेट आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले इनवॉइस तो इशू हो चुका है पर पेमेंट एक्चुअल में कब हुआ है, जीएसटी के रेट में चेंज होने के बाद में हुआ है, तो इस केस में जिस डेट पर आपका इनवॉइस इशू हुआ है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सेकंड
सेकंड सिचुएशन की हम बात करते हैं, अगर आपका जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले आपका पेमेंट हो चुका है। सेकंड सिचुएशन क्या बात कर रहे हैं, जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले यानी 1 अक्टूबर से पहले आपका एक्चुअल में पेमेंट तो हो चुका है, बट उस सर्विस के रेस्पेक्ट में जो इनवॉइस है वो बाद में इशू हुआ है। 1 अक्टूबर के बाद में आपका क्या हुआ है, इनवॉइस इशू हुआ है। तो इस केस में ये जो पेमेंट की डेट है ना, वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो इस केस में जो पेमेंट की डेट है वो क्या बन जाएगी, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। कंप्लीट है। तो 2 सिचुएशंस अपन बात कर चुके हैं। पहली सिचुएशन में क्या था, जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले इनवॉइस इशू हो चुका है, बट पेमेंट एक्चुअल में बाद में हुआ है। तो इस केस में जिस डेट पर इनवॉइस इशू हुआ है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। और सेकेंड सिचुएशन में अपन ने पढ़ा कि पेमेंट तो पहले हो गया बट इनवॉइस बाद में इशू हुआ है। तो जिस डेट पर आपका एक्चुअल में पेमेंट हो गया वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर दोनों ही बाद में इशू हुए हैं तो क्या होगा, थर्ड सिचुएशन, अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही जीएसटी के रेट में चेंज होने के बाद में इशू हुए हैं, यानी इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है और पेमेंट भी बाद में हुआ है, तो विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो जाए, उस डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कंप्लीट है। तो सेक्शन नंबर 14 में फर्स्ट सिचुएशन अपनी कंप्लीट होती है, जिसमें आपको ये बता रखा है कि जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले अगर आपने सर्विसेज दे दी है तो इस केस में किस डेट का टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। अगर आपने इनवॉइस तो पहले इशू कर दिया था बट पेमेंट बाद में हुआ तो इनवॉइस का डेट, पेमेंट पहले हो गया है इनवॉइस बाद में है तो पेमेंट दोनों बाद में, तो विच एवर इज अर्लियर। कंप्लीट है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, 1 अक्टूबर से पहले जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले हो जाए तो पहले वाली डेट, हमेशा क्या, पहले वाली, इनवॉइस और पेमेंट दोनों में से जो पहले वाली डेट हो वो आपको कंसीडर करना है। अगर जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले अगर आपकी सर्विसेज हो जाए ना तो जो पहले वाली डेट है वो आपका के लिए बन जाएगा। इनवॉइस और पेमेंट दोनों को कंपैरिजन कर लो, उन दोनों में से जो पहले वाली डेट होगी वो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। प्रोविजन क्या है वो आपको क्लियर है, बट एक शॉर्ट टेक्निक कि अपन यहाँ पर जीएसटी का रेट चेंज होने से पहले अगर अपन क्या प्रोवाइड करवा चुके हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो इस केस में जो पहले हो जाए वो अपने लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है। तो इसको नोट भी करेंगे पूरा, पर पहले आप लोग यहाँ पर ये डायग्राम बना लो। तो इसमें क्या था कि इनवॉइस पहले इशू हो जाए पेमेंट बाद में, तो इनवॉइस, पेमेंट पहले हो जाए इनवॉइस बाद में तो पेमेंट, और दोनों ही बाद में हो तो विच एवर इज अर्लियर। कंप्लीट है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन। यहाँ पर इफ जीएसटी रेट चेंज बिफोर जीएसटी रेट चेंज नहीं, इफ द सर्विसेज प्रोवाइड बिफोर, इफ द सर्विसेज प्रोवाइड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले ही हम क्या दे चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, तो इस केस में आपका यहाँ पर तो इस केस में आपका यहाँ पर टॉस टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा। देखो, इफ इनवॉइस इशूड, अगर आपने जो इनवॉइस इशू किया है, इनवॉइस इशूड आफ्टर, जो इनवॉइस इशू हुआ है वो आफ्टर हुआ है, आफ्टर का मतलब जीएसटी का रेट में चेंज होने के बाद में इनवॉइस इशू हुआ है। इफ इनवॉइस इशूड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की रेट में चेंज होने के बाद में अगर आपका इनवॉइस इशू हुआ है बट पेमेंट मेड बिफोर, बट पेमेंट क्या हो चुका है, बिफोर, बिफोर का मतलब जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले अगर पेमेंट हो चुका है तो जिस डेट पर आपका पेमेंट हुआ है वही आपके लिए टॉस बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है। सेकंड, अगर आपका यहाँ पर पेमेंट इनवॉइस तो पहले हो गया और पेमेंट बाद में होता है, इनवॉइस तो पहले इशू हो चुका है यानी बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी, जबकि आपका पेमेंट मेड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी, तो इस केस में जिस डेट पर आपका इनवॉइस इशू हुआ है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है। इफ पेमेंट मेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी
आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी के रेट में चेंज होने के बाद पेमेंट हुआ है, बट इनवॉइस इशूड earlier, but invoice issued before the change in rate of GST, before the change in rate of GST, GST की रेट में चेंज होने से पहले क्या हो चुका है, इनवॉइस इशू हो चुका है। तो जिस डेट पर इनवॉइस इशू हुआ है वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और लास्ट सिचुएशन जो हम बात करते हैं, अगर आपने इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बाद में, इनवॉइस भी बाद में और पेमेंट भी बाद में, दोनों ही जीएसटी के रेट में चेंज होने के बाद में इशू हुआ है, तो इस केस में विच एवर इज अर्लियर इन डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? तो इफ इनवॉइस एंड पेमेंट both made after change in rate of GST, जीएसटी की रेट में चेंज होने के बाद हुए हैं, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो जाए। क्लियर है आप सभी को? अगर आपका जीएसटी का रेट में चेंज होने से पहले अगर आपने सर्विसेज दे दी है, तो इस केस में अगर आपका इनवॉइस तो बाद में इशू हुआ है बट पेमेंट पहले हो गया है, तो पेमेंट अगर इनवॉइस पहले हो गया है, पेमेंट बाद में हुआ है, तो इनवॉइस अगर दोनों ही बाद में हुए हैं तो विच एवर इज अर्लियर। नोट करें इसको। देखो सेकेंड सिचुएशन इसमें जो आएगी, यहाँ पर अगर सर्विसेज आपने प्रोवाइड करवा दी है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड सिचुएशन जो अपने को अब पढ़नी है, अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का रेट में चेंज हो चुका है, उसके बाद में आपने क्या दिए, सर्विसेज दी है, तो इस केस में यहाँ पर आपका जीएसटी का रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा। देखो अगर आपका यहाँ पर जीएसटी का रेट मान लेते हैं, कौन सी डेट पर चेंज हुआ, जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर 2017 को, यहाँ पर जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है। अगर उसके बाद में आपने यहाँ पर क्या दी है, सर्विसेज दी है, जीएसटी का रेट में चेंज होने के बाद सर्विसेज दिए, मान लेते हैं 5 अक्टूबर 2017 को आपने यहाँ पर क्या दिए, सर्विसेज दिए, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि अगर इनवॉइस पहले इशू हो गया, पेमेंट बाद में हुआ, तो जिस डेट पर पेमेंट होगा वो डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। देखो अगर यहाँ पर जीएसटी का रेट में चेंज होने के बाद सर्विसेज दी जाती है तो आफ्टर वाली ली जाती है, यानी बाद वाली ली जाती है। अगर इनवॉइस पहले इशू हो गया है और पेमेंट बाद में हुआ है तो पेमेंट डेट, और अगर पेमेंट पहले हो चुका है यानी जीएसटी का रेट में चेंज होने से पहले आप पेमेंट कर चुके हो और यहाँ पर इनवॉइस बाद में इशू हुआ है, तो जिस डेट पर आपने इनवॉइस इशू किया है उस डेट पर आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट अगर दोनों ही जीएसटी का रेट में चेंज होने से पहले हो चुका है, अगर दोनों ही जीएसटी का रेट में चेंज होने से पहले इशू हो चुका है, इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही पहले हो चुका है, तो जो भी दोनों में से पहले होगा विच एवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पर आपका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कभी भी दो चीज़ें साथ में आ जाए, दो चीज़ें साथ में लर्न करने का वे है। जैसे यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करवाई और पेमेंट डेट, ये दोनों बाद वाली है, ये दोनों क्या है, बाद वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेमेंट डेट आ जाएगी और यहाँ पर पेमेंट पहले हो गया, इनवॉइस बाद में हुआ, और इनवॉइस डेट और सर्विस डेट दो चीज़ें साथ में है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इनवॉइस डेट। और कभी भी इनवॉइस और पेमेंट साथ में आ जाते हैं, बिफोर हो गया, तो विच एवर इज अर्लियर, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है? तो यहाँ पर वापस से बात कर लेते हैं। अगर जीएसटी का रेट में चेंज हुआ है, जीएसटी के रेट में चेंज होने से पहले अगर इनवॉइस इशू हो गया और पेमेंट बाद में होता है, तो पेमेंट डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपका पेमेंट पहले हो चुका है और इनवॉइस बाद में हुआ है, तो इनवॉइस की डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही जीएसटी का रेट में चेंज होने से पहले इशू हो चुके हैं, तो विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे यहाँ पर क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। कंप्लीट है? तो इसी में चेंज कर देते हैं, आप लोग बी पॉइंट डाल दें यहाँ पर। अगर जीएसटी का रेट चेंज होने के बाद में अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी। यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट की जगह डेट ऑफ इनवॉइस की जगह डेट ऑफ पेमेंट। देखो इफ इनवॉइस इशूड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, अगर इनवॉइस जो है वो बाद में इशू हुआ है और पेमेंट पहले हो गया है, तो इनवॉइस की डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई।
सेकंड सिचुएशन, अगर पेमेंट मेड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, अगर पेमेंट बाद में हुआ है और इनवॉइस पहले हो गया तो पेमेंट की डेट आपके लिए क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर दोनों ही इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बिफोर, अगर दोनों ही इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही यहाँ पर बिफोर चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट में चेंज होने से पहले दोनों ही इशू हो गए हैं, तो विच एवर इज अर्लियर, यानी इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट जो भी दोनों में से पहले होगा उस डेट पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। कंप्लीट है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस कंप्लीट हो चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सर्विसेज, और सेक्शन नंबर 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड सारे प्रोविज़न से रिलेटेड अपने को क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज करनी है। पहले आप ये नोट कर लें, आपका लास्ट टॉपिक इज द सर्विसेज प्रोवाइड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। नोट करो।